Okay, good morning and welcome back. And as the setup shows, back to school. Back to home. वैसे सुना तो है कि नेक्स्ट वीक से शायद परमानेंटली स्कूल से ही होगा. तो लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल आउटपुट. I mean, good morning messages from Rishabh Jain, Bhavya Arya, Garv Makkar, and some still in the pipeline, just on the doorstep. Still to log in. More good morning messages. Rupal, Dhruv Sharma, Rich Nagar is also there in the doorstep. So, like we had discussed yesterday about rotational kinetic energy. So, I think that was a introduction to that. Today we'll be talking a little bit more about it. But before I go ahead, let me ask a question, and that is based on moment of inertia. अच्छा, एक चीज देखा होगा, बचपन में देखा होगा वैसे तो, इज दैट वो जो एक अब मैं कैसे बताऊं, चलो मैं ड्रॉ ही कर देता हूं. और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं. देयर इज अ स्मॉल स्टिक लाइक दिस, और इसके ऊपर देखना एक छोटा सा एक ऐसे होता है, और एक सर्कल देखना ऐसे रहता है, और यहाँ पे देखना वो कुछ लगा देते हैं इस तरीके का, ठीक है ना. एंड if you keep it in your hand and if wind is blowing, you will see that it starts rotating, है ना. तो that is what this structure is. यानी अगर इसको पकड़ लोगे तो ये हैंडल टाइप का काम कर रहा है, और वो जो सर्कुलर है that will rotate once there is wind blowing. Something very common. अब मैं इसी के ऊपर बेस करके एक वो दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, और उसका तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, ठीक है ना. एंड दैट इज लाइक दिस. सपोज एक रॉड है जिसका मास है 3m 4m, ठीक है. और इसके साथ यहां पे एक डिस्क अटैच किया गया है जिसका रेडियस l है, और लेट्स से मास है 2m. तो ये एक डिस्क है. दिस इज फ्री टू रोटेट. So this is free to rotate about this point. Let's call it as O. Rotate about O. ठीक है. But what is the question? ठीक है ना. The question is like this. That let's say if this is a point, suppose A. I mean, so find out I about O of the system, and also find out I about A of the system. That's the question. तो पहला क्वेश्चन है I about O of the system. O point क्या about moment of inertia? Obviously axis being perpendicular to the plane of the disk. Okay. In both cases, axes are each perpendicular to the plane of disk. ठीक है. Go ahead. Jasraj has given sir, and that is 16 ml square and 48 ml square. Aryan ने दिया. Dhruv Sharma is given 17 ml square. Jasraj is given 17 ml square. Okay. Rishabh is given 17 ml square and 49 ml square. Okay. Actually, you know what? There's a small issue out here.
In fact, I would like to know, there was a question given. एक डाउट आया था, शायद ऋषभ ने भेजे थे, किसने भेजे थे, तो मैं दोबारा देखना चाह रहा था। चलो खैर, एनीवे, देखो यहाँ पे ना एक इश्यू आता है, पता है क्या, इज दैट कि ये जो बॉडी है ये रिजिड बॉडी नहीं है, समझ ना, बिकॉज दिस इज फ्री टू मूव, रोटेट, so this will not be considered as a rigid body. ठीक है, तो had this been a rigid body, अगर ये एक rigid body होता, यानी ये यहां पे free to move नहीं होता, अगर ये free to move नहीं होता, in that case क्या होता, तो had the disc not been free to move, ठीक है, तो क्या होता, मीन्स अगर ये डिस्क ऐसे होता, जस्ट अटका हुआ है, तो फिर पता क्या होता है, अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ये डिस्क ऐसे घूमेगा, ये जरा ध्यान से देखो, ठीक है ना। नाउ देयर इज अ डिफरेंस एक्चुअली, और वो डिफरेंस इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंस इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अगर मान लो ये रॉड है, ये रॉड हो गया और ये डिस्क है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, और डिस्क जब घूम रहा है देखो कैसे हो रहा है, यानी डिस्क का हर पॉइंट जो है उसी ओमेगा से घूमेगा जैसे रॉड का कोई सा भी पॉइंट है। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि अगर मान लो रॉड ये है, अगर रॉड को स्टेशनरी भी होल्ड करके रखोगे तो भी डिस्क जो है घूम सकता है, एंड दैट्स वेरी क्रूशियल, समझे ना, दैट्स वेरी क्रूशियल, तो वो चीज है। तो देयरफॉर अगर मान लो हैड द डिस्क नॉट बीन फ्री टू मूव, तो फिर क्या होता, तो इन दैट केस जो होता वो है IA would have been equal to रॉड के लिए ml²/3, तो ml²/3 प्लस डिस्क के लिए होता है mr²/2, तो mr²/2 प्लस यहां से शिफ्टिंग यानी m into r²। ये सारे टर्म्स होते अगर मान लो ये डिस्क फ्री टू मूव नहीं होता तो, ठीक है। नाउ यू माइट से फ्री टू मूव और नॉट फ्री टू मूव, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो फ्री टू मूव में क्या हो रहा है पता है, फ्री टू रोटेट रादर, तो उसमें पता है क्या हो रहा है कि अगर मान लो इस रॉड को स्टेशनरी भी रखो ना, तो ये जो डिस्क है ये घूम सकता है, ये तो ऐसे ऐसे घूम सकता है, जबकि देखो पूरा सिस्टम नहीं घूम रहा है, इट्स ओनली द डिस्क अलोन दैट इज रोटेटिंग, और यहाँ पे फर्क हो जाता है, समझे ना। तो देयरफॉर अगर had the disc not been free to move means free to rotate about O वाले पॉइंट, in that case IA ये हो जाता है। अगर इसमें ml² कॉमन लो तो क्या आता, 4 16 17 और 32, ये हो गया 49, ठीक है। और I about O क्या आ जाता, I about O हो जाता m, या रॉड का ले लो ml²/3, तो ml²/3 प्लस डिस्क का ये वाला टर्म यानी 2m into l²/2, यानी कितना हो जाएगा ना, इक्वल टू 16 और 17, that's equal to 49. Now this is what would have happened had it not been free to move or rather free to rotate, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो फ्री टू रोटेट नहीं है तो क्या होगा ना, वो हमने देख लिया। अच्छा अब हम देखते हैं, अर्नब हैज आस्क्ड कि डिस्क का अपना ओमेगा 0 होगा ना सर, ना देखो, नाउ इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बाकी सब लोग भी आंसर सुनो। व्हाट अर्नब इज आस्किंग इज दैट डिस्क का ओमेगा क्या होगा, तो उसका आंसर ये है कि डिस्क का ओमेगा वही होगा जो सिस्टम का ओमेगा है और जो कि इस रॉड का ओमेगा है, क्योंकि इस बार थोड़ा समझो, ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क जो है वो है क्या बोलते हैं, रेस्ट पे है। अब मेरे पास ऐसे कुछ दिखाने लायक है नहीं मेरे आसपास, नहीं तो मैं कोशिश करता, ठीक है ना।
चलो कोई बात नहीं, ना भी देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो कोई कंपलसरी नहीं है, तो यू कैन फील इट योरसेल्फ आल्सो कि ये जो डिस्क है ये ऐसे अटका के रखा है मैंने, और ये देखो ऐसे घूम रहा है, यानी डिस्क का वही ओमेगा है जो कि बाकी पॉइंट्स का है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने फ्री टू रोटेट कर दिया तो इन दैट केस तो ये भी हो सकता है ना, ये रॉड स्टेशनरी है लेकिन ये जो डिस्क है वो ऐसे घूम रहा है, तो ये अपना ही अलग सा रोटेशन कर सकता है। लेकिन अगर मान लो ये फ्री टू मूव है, अब सपोज ये फ्री टू मूव है और तुमने सपोज सिस्टम पे टॉर्क लगाया और मान लो सिस्टम ऐसे घूमना शुरू करता है, फिर पता क्या होगा, ये खुद रोटेट नहीं करेगा, इसका सिर्फ सेंटर ऑफ मास चलेगा ऐसे कर, ठीक है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। मैं इस पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मून, ये मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मून, ठीक है, बट दैट्स अ लिटिल बिट अहेड, 2 मिनट बाद करता हूं। अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल ये होगा कि एज this is free to move, so I'm assuming that I have not given any separate torque to this disc. तो यानी अब पता क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मान लो डिस्क फ्री टू मूव नहीं है, टायर्ड है, बंधा हुआ है, तो इन दैट केस देखो कैसे होगा। तो जरा ना 2 फिंगर्स को ट्रैक करो, एक थंब और एक इस फिंगर का टिप, तो ये ऐसे डिस्क है, थंब इस रॉड के साथ जुड़ा हुआ है और उसी के डायमेट्रिकल ऑपोजिट ये वाला फिंगर का टिप। तो जरा ध्यान से देखो ये डिस्क कैसे घूमेगा, देख रहे हो कैसे जा रहा है, अगर ये रिजिड है तो। लेकिन अगर रिजिड नहीं होगा तो क्या होगा वो भी जगह जरा देखो ध्यान से, ये देखो ये ऐसे है ना, अभी देख रहे हो कैसे ओरिएंटेशन बदल रहा है। सो देयरफॉर इफ द डिस्क इज फ्री टू मूव, तो इन दैट केस पता क्या होगा कि मान लो ये डिस्क अभी ऐसे है, ठीक है, with this as A point and this as B point. अब अगर तुम एक काम करते हो, इस सिस्टम को टॉर्क देके घुमा देते हो, तो पता है क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा और A पॉइंट ऐसे होगा और B पॉइंट ऐसे होगा। Are you getting the idea? उसके थोड़ी देर बाद ये रॉड ऐसे हो जाएगा और ये डिस्क का पॉइंट हो जाएगा और ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट, यानी डिस्क वैसे घूम नहीं रहा है लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू द रॉड घूम रहा है। ऑन द अदर एंड अगर फ्री टू रोटेट नहीं है, सो दिस इज व्हेन इट इज फ्री टू रोटेट। तो इन दैट केस क्या होगा ना, अगर मैं इसको ऐसे करता हूं फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करता हूं तो ये सिचुएशन आएगा, थोड़ी देर बाद ऐसे कर दिया तो ये सिचुएशन आ गया। तो ध्यान से इसको समझो, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो फ्री टू रोटेट नहीं है तो क्या होगा, नॉट फ्री टू रोटेट। अगर नॉट फ्री टू रोटेट होता तो क्या होता, नॉट फ्री टू रोटेट होता तो पता क्या होता, अगर तुम ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, ये ए है और मान लो ये बी है, तो ये सिचुएशन है अभी फिलहाल, ये रॉड है। थोड़ी देर बाद तुमने रॉड को ऐसे कर दिया तो पता क्या होगा, सपोज थोड़ी देर बाद तुमने रॉड को ऐसे कर दिया, ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये अब ऐसे हो गया मान लो, ठीक है। तो देखना ये ए पॉइंट तब तक यहाँ पे चला जाएगा, बी पॉइंट यहाँ पे, और मान लो उसके बाद थोड़ी देर बाद रॉड वर्टिकल हो गया, तो देखो ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो नॉट फ्री टू रोटेट में ये सिचुएशन बन रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये हो गया रॉड, ये डिस्क है और जैसे जैसे घूम रहा है तो ए पॉइंट देखो फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये देखो। तो अगर इस पॉइंट को इसको ए पॉइंट मानते हो तो जरा देखो ध्यान से, ये देखो ये ए पॉइंट है, ये वाला फिंगर ए पॉइंट रिप्रेजेंट कर, ये देखो ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे, उसी को ऐसे दिखाया, उसके थोड़ी देर बाद ऐसे, तो उसी को ऐसे दिखाया, ये डिफरेंस हो जाता है। Therefore, in this case, there is no rotational energy going to be happening for the disc unless you rotate it separately. तो उसको फिर अलग से टॉर्क दोगे ना, अलग बात। पर अगर मान लो तुमने सिस्टम को सिर्फ टॉर्क दे कैसे घुमा रहे हो, in that case इसका सिर्फ लीनियर एनर्जी लिया जाएगा, रोटेशनल एनर्जी नहीं लिया जाएगा। यानी इसको मैं अब सिर्फ एक पॉइंट पार्टिकल की तरह ट्रीट करूंगा। Therefore, अगर मान लो अब I about A करते हो तो had the disc not been free to move,
तो अब मैं कर देता हूँ फ्री टू मूव। इफ द डिस्क, सर एक सेकंड, इफ द डिस्क इज फ्री टू मूव, कोई वेटिंग रूम है क्या? अच्छा नहीं, कोई डाउट है, चलो जस्ट थोड़ा सा रुको। इफ द डिस्क इज फ्री टू मूव, दैट इज रोटेट अबाउट ओ, तो इन दैट केस क्या होगा, ये रॉड का तो रोटेशन वाला भी होगा, तो इसलिए ये आ गया। और इस ये जो है ना, इसको अब हम मानेंगे पॉइंट मास, पॉइंट मास, ठीक है। तो पॉइंट मास का मोमेंट होने से क्या होगा, 2m into 4l का होल स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, ठीक है। बट देन यू माइट से कि आप कैसे विजुलाइज कर रहे हो, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा मैं कैसे विजुलाइज कर रहा हूँ कि सपोज इस सिस्टम को तुम ओमेगा से घुमा रहे हो, फ्री टू रोटेट वाले में ओमेगा से घुमा रहे हो, तो अगर इस पॉइंट का वोट करोगे तो इन दैट केस जो काइनेटिक एनर्जी बनेगा इस वाले केस में, फ्री टू रोटेट वाले केस, काइनेटिक एनर्जी जो बनेगा एक तो इसका बनेगा हाफ ml स्क्वायर, ml स्क्वायर बोलते 3m, सॉरी, हाफ ml स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया। प्लस इसको हम पॉइंट मास मानेंगे, इसको मास क्या है ना 2m, प्लस हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, वी बोलते क्या होगा ना ओमेगा इंटू 4l, क्योंकि इसका जो सेंटर है वो ओमेगा इंटू 4l से मूव कर रहा है, यानी 4 ओमेगा l का होल स्क्वायर, ये हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आएगा, तो अगर मैं ml स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो कितना आएगा, 8 प्लस, ये काम करो हाफ को रहने दो, हाफ को रहने दो, एनीवे काइनेटिक एनर्जी हाफ तो होता ही है, ठीक है ना। तो हाफ ml स्क्वायर कॉमन लोगे तो 16 आ रहा है, और इसमें भी हाफ कॉमन ले लिया मैंने, ml स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो 16 दूना 32, ये आएगा 48 ml, यानी हाफ और एक ओमेगा स्क्वायर भी आएगा, यानी हाफ 48 ml स्क्वायर, ठीक है, हो गया। यानी वो अब क्या होगा, रोटेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ वो रोटेट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फ्री टू रोटेट। हाँ, फ्री टू रोटेट में क्या है कि अगर तुमने डिस्क को अलग से नहीं घुमा रहे हो ना, तो इन दैट केस क्या होगा, वो सिर्फ लीनियर मोशन करेगा, उसका कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है ना, ये चीज। सर बट वो रोटेट तो कर रहा है, तो उसका रोटेशनल देखो रोटेट नहीं कर रहा है, अगर याद करके देखो, जब मैंने एकदम रोटेशन पहले इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने वो थाली वाला एग्जांपल दिया था कि थाली भी तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे करके, लेकिन इससे रोटेशन नहीं हो जाता। रोटेशन तब होगा अगर मान लो अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होता है, तो तभी मैंने दिखा, देखो फ्री टू रोटेट में क्या हुआ, देखो ए पॉइंट ऊपर है बी पॉइंट नीचे है, अभी भी देखो ए पॉइंट ऊपर है बी पॉइंट नीचे है, अभी भी देखो ए पॉइंट ऊपर है बी पॉइंट नीचे है, यानी देखो यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा, यहाँ पे ए पॉइंट ऊपर है बी पॉइंट नीचे है, लेकिन जैसे ही रॉड थोड़ा घूम गया तो देखो ए थोड़ा साइड आ गया और बी थोड़ा साइड आ गया, और जब रॉड पूरा 90 डिग्री घूम गया तो देखो ए पॉइंट भी साइड साइड में आ गया, जबकि ऊपर नीचे था। इस केस में देखो हमेशा ही ऊपर नीचे ही है, ऊपर नीचे है, अभी भी ऊपर नीचे है, ये फर्क हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। बट देन इफ यू आस्क मी क्या इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल नहीं है, वो तो पॉसिबल है, लेकिन उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्यों भाई, एक काम करो, इसको अलग से घुमा दो ऐसे करके, तो उसके लिए तो रॉड का रोटेशन का जरूरत ही नहीं है, रॉड को स्टेशनरी रख के इसको अलग से घुमा दो, वो भी वसूल है या नहीं। तो हम वो नहीं मान के चल रहे, वो तो फिर अलग ही हिसाब हो गया, तब तो मोनोटोनस ऑफ डिवाइन ही नहीं कर पाए, है या नहीं। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को हम धीरे धीरे टॉर्क लगा के घुमाते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, तो देखना पता है क्या होगा, ये डिस्क ऐसे घूमेंगे ऐसे, यानी रिलेटिव टू द ग्राउंड, रिलेटिव टू द ग्राउंड, है ना, जो ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स है वो नहीं बदलेगा। ओरिएंटेशन की बात करो, मैं पोजीशन की बात नहीं कर रहा, पोजीशन तो बदलेगा, ऑब्वियसली डिस्क ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो तो होगा, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो ओरिएंटेशन है वो नहीं बदलेगा। सी ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। If you ask me, is the particles या are the particles of the disk going to move with respect to ground? Yes, वो जाएंगे ना ऊपर, ये देखो ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओरिएंटेशन नहीं बदलेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि कोई सा भी दो पार्टिकल ज्वाइन कर लो और एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो ग्राउंड के साथ कुछ एंगल होगा, वो एंगल नहीं बदलेगा। जबकि अगर फ्री टू मूव नहीं है, फ्री टू रोटेट नहीं है, अगर उसको टाइट से कस दो, इन दैट केस देखो एंगल बदल रहा है,
ये देखो अगर ये ग्राउंड है तो देखो ए बी का एंगल 90 डिग्री है। अब देखो ए बी का एंगल अलग हो गया और देखो अब तो हॉरिजॉन्टल हो गया। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये ग्राउंड है मान लो तो देखो ए बी का एंगल 90 डिग्री है, अभी भी ए बी का एंगल 90 डिग्री है, अभी भी देखो ए बी का एंगल 90 डिग्री है। तो यानी ये रोटेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ लीनियर मोशन कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास आगे चल रहा है इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए इसका रोटेशन वाला पार्ट छोड़ दिया, इसका लीनियर वाला पार्ट ले लिया, तो ये हट गया। यानी क्या होगा, 16 2 32 4 4 16 48। ठीक है, और इसमें भी ऐसी होगा आई अबाउट ओ। ठीक है ना, आई अबाउट ओ में तो फिर इसका कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ उसी का ही होगा, रॉड का ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसको ऐसे रॉड को घुमाते हो तो रॉड घूमेगा, ये तो फ्री टू मूव है, ये तो घूमेगा ही नहीं, तो ओनली रॉड होगा, ये होगा ही नहीं। तो ये कितना आ गया ना, 16 ml²। ठीक है, तो इसलिए रिजिड स्ट्रक्चर और नॉन रिजिड स्ट्रक्चर में ये अंतर आ जाता है। आई होप यू आर गेटिंग इट, एक बार प्लीज चेक कर लो। अच्छा, नाउ देयर आर क्वेश्चंस, आई हैव सीन दिस, बट क्योंकि मेरा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा था इस क्वेश्चन का और थोड़ा सा ट्रिकी था, इसलिए मैं क्वेश्चंस देख नहीं रहा था। इनफैक्ट मैं अभी थोड़ी देर के लिए और के लिए नहीं देखूंगा। पता है मैं क्या करूंगा, मैं एक और एग्जांपल दूंगा, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसका आंसर हो सकता है कईयों को पता होगा। यू नो व्हाट, मैं अभी फिगर मिटा रहा हूं, तो आई होप यू कॉपीड इट डाउन। यू नो व्हाट, एक चीज मैं बताना चाहूंगा इज दैट, ये सब लोगों को मालूम है शायद, इज दैट वी आर एबल टू सी ओनली वन फेज ऑफ द मून। लेकिन मून चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, है ना, घूमता रहता है ना मून, तो रिलेटिव टू द अर्थ तो हमें पता है कि घूमता रहता है, लेकिन हमें एक ही पार्ट मून का या एक ही फेज मून का नजर आता है। तो वी सी ओनली वन फेज ऑफ द मून। वो जो एक्सप्लेनेशन है वो भी कुछ कुछ ऐसे ही है। ठीक है ना, वी सी ओनली वन फेस या वन साइड या सरफेस ऑफ द मून। अब इसके पीछे रीजन मालूम है क्या है? Anybody can give me the reason, but don't give a big explanation. Just give me a one-liner explanation. इसके पीछे रीजन क्या है? जल्दी बताओ। फाइनल आंसर तो बता दिया था ना, 48 और 16 है। अगर फ्री टू रोटेट वाला करते हो तो 48 और 16, दैट्स द फाइनल आंसर। ये जो मून का मैंने सवाल पूछा है, इसका कोई वन लाइनर एक्सप्लेनेशन? Okay, Arnav said कि we were taught that time of rotation and revolution is the same for the moon, और इसलिए ऐसे होता है। But ये we were taught क्यों बोल रहे? ये तो language of not being very convinced but has been trained कि मान लो, ऐसे तो नहीं है ना। Okay, let me draw a figurative thing. Okay, Kumar Aditya and Dhruv Sharma and Aditya Mathur and Ansh Agarwal has also given a similar thing. ओ नहीं, अंश अग्रवाल तुम्हारे आंसर थोड़ा अलग टाइप का है। ω1 R1 इज इक्वल टू ω2 R2। ना 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 ना, ये नहीं है, ये नहीं है। सोम सेज कि ओनली लीनियर मोशन होता है, नहीं ऐसे नहीं। अब सुनो, सपोज ये अर्थ है, अगर ओमेगा ऑफ द मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस अगर 0 होता तो क्या होता देखा जाए। देखो एक्चुअली क्या है पता है कि इस मून का ना दो ओमेगा है। एक तो अर्थ सेंटर पे है, अर्थ सेंटर पे है और मून घूम रहा, मून घूम रहा, तो उसका एक ओमेगा है। और एक है कि मून के अपने ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये देखो ऐसे कर। तो एक्चुअल में क्या होता है, दोनों होता है। जैसे अर्थ का भी दोनों है, अर्थ का अराउंड द सन ओमेगा क्या होता है, या ओमेगा चलो टाइम पीरियड क्या है, 365 days and 1/4 day and all those things, और अराउंड इट्स ओन एक्सिस का टाइम पीरियड क्या है, 24 घंटा। तो ये अलग अलग। बाई चांस मून में ये दोनों ओमेगा यानी दोनों का टाइम पीरियड लगभग सेम, एक शायद कुछ 29 दिन है और एक शायद कुछ 28 दिन। सो दैट्स अ लाइक वेरी वेरी स्मॉल मार्जिन। ठीक है ना, तो इसलिए इसके क्या होता है कंसिक्वेंस अभी देखता हूं। अभी फिलहाल मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि हैड द ओमेगा of the moon
अबाउट इट्स ओन एक्सिस अगर जीरो होता तो क्या होता, वो जरा देखो। ये मून है, ये मून है, ये मून है, ये मून है, और अगर ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस जीरो होता, इन दैट केस क्या होता, ये ए बी सी डी। देखो ओमेगा नहीं है तो यानी क्या होगा, रिलेटिव ओरिएंटेशन सेम रहेगा, सी डी। देख रहे हो, ए बी सी डी, और ये हो जाएगा ए बी सी डी। अगर मान लो ओमेगा ऑफ द मून अबाउट इट्स ओन एक्सिस जीरो होता तो क्या होता, है ना। तो इन दैट केस अभी अगर मैं अर्थ पे हूं तो मुझे ए वाला पार्ट नजर आ रहा है, अभी बी वाला पार्ट नजर आ रहा है, अभी सी वाला पार्ट नजर आ रहा है, अभी डी वाला पार्ट नजर आ रहा है। देन वी कुड सी all sides of moon या all surfaces of moon from earth। अगर इन दोनों का ओमेगा अलग अलग होता, कैसे अलग ना, अबाउट इट्स ओन एक्सिस जीरो और अबाउट द अर्थ एक्सिस जो भी है 29 दिन वगैरह, अगर ऐसे कुछ होता तो क्या होता, मुझे सारे फेस नजर आता। हाँ, अलग अलग तरीके से नजर आता, कभी ए वाला पार्ट तो कभी बी वाला पार्ट तो कभी उधर सी वाला पार्ट तो कभी डी वाला पार्ट, इस तरीके से। लेकिन अगर मान लो दोनों का ओमेगा सेम हो जाए, यानी अब मैं कर रहा हूं ओमेगा अबाउट ओन एक्सिस अगर हो जाए ओमेगा अबाउट अर्थ एक्सिस, यानी इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड अगर सेम हो जाए, तो देन लेट्स सी व्हाट इज द कंसीक्वेंस। दैट मींस टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन अगर हो जाए टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो यानी क्या हो रहा है ना, इतने में वो 1/4 कवर कर रहा है रिवोल्यूशन का, इतने में अगर अपने एक्सिस के अबाउट भी अगर 1/4 कवर करता है तो क्या होता है, देखते हैं। तो अभी देखो क्या है कि चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये ए बी सी डी और लेट अस से ऐसे घूम रहा है और ओवरऑल भी ऐसे ही घूम रहा है सपोज, ठीक है। इन दैट केस यहां आते आते क्वार्टर घूम जाएगा, तो क्वार्टर घूम जाएगा तो क्या होगा, देखो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, और यहां आते आते फिर एक क्वार्टर घूम जाएगा, तो यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया डी, फिर यहां आते आते एक क्वार्टर और घूम गया, तो देखना ये ए हो जाएगा, है ना, और ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। जरा देखो अर्थ से क्या नजर आ रहा है, अर्थ से ये यहाँ पे भी ए वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये भी ए पार्ट नजर आ रहा है, ये भी ए पार्ट नजर आ रहा है, ये भी ए पार्ट नजर आ रहा है। तो अगर दोनों का ओमेगा सेम हो जाए तो इन दैट केस क्या होगा, मुझे सिर्फ एक ही साइड मून का नजर आएगा, उसके बैक साइड का नजर नहीं आएगा, और आएगा भी तो लाइक आफ्टर मेनी रोटेशंस ऑफ द मून, क्योंकि हल्का सा डिफरेंस है अबाउट इट्स ओन एक्सिस और अबाउट द अर्थ एक्सिस, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए वो धीरे धीरे कुछ पार्ट दिखता रहेगा। बट अगर एक रिवोल्यूशन में मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट तुमको एक ही फेस दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्या, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ठीक है ना। दैट्स बिकॉज़ देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस बिटवीन द टू ओमेगास। तो इसलिए हमें क्या होता है, एक ही फेस ऑफ द मून नजर आता है, वी आर एबल टू सी ओनली वन फेस ऑफ द मून। तो इस केस में भी सिमिलर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, इस केस में ये हो रहा है कि अगर फ्री टू मूव है तो ये देखो, अगर ये अभी अगर ए बी सी डी है तो थोड़ी देर बाद ये यहां चला गया होगा, ठीक है ना, और ये डिस्क हो गया होगा। लेकिन ओमेगा अबाउट ओन एक्सिस अभी फिलहाल मैं जीरो ले रहा हूं, तो यानी क्या हो गया, ये इधर आ गया, लेकिन ए बी सी डी अभी वही है, देख रहे हो, बीडी ऐसे था अभी भी बीडी ऐसे ही, एसी ऐसे था अभी भी देखो ऐसे ही। लेकिन अगर रिजिड होगा, अगर रिजिड जॉइंट होगा, अगर फ्री टू मूव नहीं होगा तो क्या होगा, नॉट फ्री टू मूव अगर होगा, यानी टाइटली बांध के रख दोगे, इन दैट केस क्या होगा, अगर ये ए है लेट्स से, या यहां से स्टार्ट करो, ठीक है ना, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और अगर ये डी है, तो थोड़ी देर बाद देखना ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया।
अब देखो जरा AC कैसे है अभी और बाद में कैसे है, BD कैसे है देखो और बाद में BD कैसे है देखो। तो देखो ओरिएंटेशन बदल रहा है, देखो BD लाइन का ओरिएंटेशन बदल गया, AC लाइन का भी देखो ओरिएंटेशन बदल गया, यहाँ पे नहीं बदला, ये देखो BD BD AC AC, ये फर्क हो जाता है। यानी इस केस में हम रोटेशनल एनर्जी ऑफ द डिस्क नहीं लेंगे। तो देयरफॉर आई होप नाउ आई हैव मेड इट क्लियर। आई मीन और सोम हैज आस्क्ड कि क्या ओनली लीनियर मोशन, हाँ इस केस में फ्री टू मूव वाले में ओनली लीनियर मोशन, यानी इस केस में द रॉड हैज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, लेकिन जो डिस्क है इट हैज ओनली ट्रांसलेशन। इस केस में तो ये होता है जो फ्री टू मूव वाले में, फ्री टू रोटेट वाले में ये लिया जाए, और नॉट फ्री टू मूव में क्या होगा, दोनों के दोनों है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन ऑफ बोथ। चलो ठीक है, आई होप आई हैव मेड मल्टीपल, ट्राई टू मेक मल्टीपल थिंग्स क्लियर। आई मीन एक तो वो मून वाला एग्जांपल और ओरिएंटेशन बदलना और नहीं बदलने में क्या अंतर है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं वाइंड अप करना चाहता हूं इसको बाय टेकिंग मे बी अनदर एग्जांपल। अब मैं एग्जांपल ये दे रहा हूं, सपोज ये रॉड है, 4m मास है, 3m मास और 4l है, और यहाँ पे पिन किया गया, ठीक है, और इसमें भी फ्री टू मूव है। इसमें एक रिंग है ML या मे बी 2ML, और इसमें एक डिस्क है, ये रिंग है और ये एक डिस्क है, ये 4M और L, 4M और L, ठीक है, बोथ फ्री टू रोटेट, फाइंड आउट I, जल्दी करो। Ariyant has asked, in case of not free to move, disk rotates about A. Not free to move, नहीं, in this case जहां पे पिन किया डिस्क rotates about that point only। अगर यहाँ पे पिन किया गया और रॉड ऐसे घूम रहा है, so the disk also rotates about this point only। ये कॉमन एक्सिस होता है, ठीक है ना, ये तो कॉमन एक्सिस होता है, ठीक है। चलो ये दोनों ही फ्री टू मूव है, बोथ फ्री टू रोटेट, ये रिंग भी ये डिस्क भी, और अब तुमको मोमेंटम इनर्शिया निकालना। चलो अब गो अहेड करो, जल्दी करो। आई होप नाउ यू caught up with the point। These are very small beautiful things हैं। जैसे ये ओमेगा अगर सेम हो जाए तो क्या होगा, एंड ऑल दोस थिंग्स, दीस आर वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल थिंग्स, और इनको इसलिए अब्सॉर्ब करना बहुत जरूरी है, इनके आइडियाज। Jasraj has given a very quick answer, and that is I'm not giving the answer right now, but he has given an answer, ठीक है ना। अभी मैं देखता हूँ और भी लोगों के आंसर के उम्मीद कर रहा हूँ, तो लेट्स सी, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, टोटली अलग आंसर आया हुआ है देहम के, क्रिश के आंसर, जसराज तुम्हारे आंसर और बाकियों के आंसर अलग है, बाकी सबके आंसर सेम है। देहम, क्रिश, ऋषभ जैन, all are giving answer of 28 ml square, and Jasraj has given 11/2। देखो चेक कर लो बेटे, ध्यान रखना इस बार रॉड का भी मास है, जसराज रॉड का भी मास 3m4l और बिल्कुल मिड पॉइंट पे वो किया, ये मिड पॉइंट है, मतलब इधर 2l और इधर 2l, ध्यान रखना। चलो अब तो सानिया रावत, ऋषभ जैन, पार्थ बंसल सबने दे दिया। अंश has asked an interesting practical question, and that is, ये रिंग को मैं फ्री टू मूव कैसे कर दूं? By having massless spokes. But I like the question. ये क्वेश्चन पता है क्या है ना, कि एक बार किसी ने पूछा था, मुझे याद आ रहा है कि इस
क्योंकि अगर याद करके देखो मैंने बोला था कि सेंटर ऑफ मास का जो आइडिया है वो है कि तुम उस पॉइंट पे पकड़ के बैलेंस कर सकते। सेंटर ऑफ मास का आइडिया यही है कि उस पॉइंट पे पकड़ के उसको बैलेंस कर सकते। तो मुझे याद आ रहा है अभी भी कि जब मैंने एक क्वेश्चन दिया था एल शेप और सेंटर ऑफ मास आ गया था, कुछ कोऑर्डिनेट्स आया था, वो कोऑर्डिनेट्स क्या था वो तो छोड़ दो, अभी वो तो याद भी नहीं है। बट समबडी आस्क्ड मी, मुझे याद है कि अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है और अगर एल शेप का ऑब्जेक्ट है तो इस पॉइंट का वो पकड़ के बैलेंस कैसे करोगे? है या नहीं? तो अंश अग्रवाल इज एग्जैक्टली आज द सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि रिंग को कैसे तुम फ्री टू मूव कर दोगे, है या नहीं? तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, कुछ मासलेस स्पोक्स लगा देता हूँ, समथिंग लाइक दैट ऑफ अ बाईसाइकिल व्हील। बाईसाइकिल व्हील में देखो रिंग का ही मेनली वजन है और जो स्पोक्स होता है वो तो जस्ट फॉर कैरिंग दी स्ट्रक्चर सो दैट इट इज केप्ट इंटैक्ट, है ना, और प्लस लोड को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने के, सो दैट इज व्हाट द रोल इज, ठीक है ना? बट चलो, गुड क्वेश्चन इज गुड। Arnav, you are right. What Arnav is now asking is that if by this analogy जो आपने दिया है, अगर कल को wheel given है तो in that case do we consider as a ring? बिल्कुल सही। अगर wheel given है तो by default we take it as a ring, ठीक है ना? by default we take it as a ring, ठीक है? ओके, एनीवे सब लोगों ने भी आज जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर 28 ml² दिया है। चलो लेट मी स्टार्ट। तो अच्छा हाँ, बाय द वे इसका भी आंसर अगर याद करके देखो, मैंने क्या बताया था? मैंने बोला था एक काम करो, कुछ धागे जोड़ देना, मासलेस थ्रेड्स ऐसे करके 2-3 जोड़ देना। अब जब इस पॉइंट पे धागे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे अगर पकड़ोगे तो देखना वो एल शेपेड जो है ना हॉरिजॉन्टल रहेगा, अच्छे से बैलेंस हो। तो दिस व्हाट आई मेंशन्ड देन, और आज भी मैं कुछ ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, इस रिंग को अगर तुम फ्री टू रोटेट करना चाहते हो तो इन दैट केस कुछ स्पोक्स लगा देना, मासलेस स्पोक्स, है ना? नाउ लेट मी क्विकली सॉल्व करिए। अब तो इसका तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ml²/12 ये हो गया रॉड का, प्लस डिस्क को तो मैं पॉइंट मास ही मान रहा हूं, नो रोटेशन, यानी m4m into 12 का स्क्वायर, और रिंग का भी 2m ही है, ये 4m है, इसका 2m है, यानी 2m into 12 का स्क्वायर। तो अगर मैं ml² कॉमन ले लेता हूं तो 3 12 4 का हो गया, 4 प्लस 4 for 16 प्लस 4 to the 8, ठीक है ना? बिल्कुल सही है, 28 ml²। और अगर फ्री टू मूव नहीं है ना, अगर फ्री टू रोटेट नहीं होगा तो इन दैट केस क्या होगा? दोनों के रोटेशनल एनर्जी को भी ऐड करना पड़ेगा। दिस इज फ्री टू रोटेट और इसमें है नॉट फ्री टू रोटेट। इसका भी बताइए दो फिर। नॉट फ्री टू रोटेट में क्या होगा ना, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में डिस्क के अपने मोमेंटम इनर्शियस भी होंगे, है ना? तो यदि ऐड कर लो तो यानी 28 ml² प्लस डिस्क का अपना 4m l²/2 प्लस 2m l²। तो 2 + 2 4 ऐड हो जाएगा, यानी 32 ml²। अगर फ्री टू रोटेट नहीं होगा तो इन दैट केस 32 आ जाएगा। अच्छा, जसरा से इसकी मैंने रॉड को एल ले लिया था, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आई न्यू कि वो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक होता रहता है, तो आगे केयरफुल रहना। चलो ठीक है, आई थिंक दैट वाज अबाउट गुड इनफ डिस्कशन अबाउट आई। यानी देख रहे हो कैसे कंसेप्ट दोबारा घूम घूम के वापस आता है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, सपोज मैंने क्या किया, इनफैक्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन वन में क्या देखो कि मैंने क्या किया, एक रॉड लिया और एक रॉड को ऐसे रख दिया, एम एल। तो इस रॉड को जस्ट स्टार्ट ऑफ कर दो, जस्ट हल्का सा पुश कर दो सो दैट इट जस्ट स्टार्ट्स इस तरह। तो क्या होगा, ये रॉड ऐसे घूम के नीचे आएगा, ऐसे। तो द क्वेश्चन इज एट दिस ओरिएंटेशन फाइंड द ओमेगा। सिंपल क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन,
एक रॉड ऐसे रख दिया और ये ऐसे घूम के नीचे आता है और इसको हिट करता है, तो इसमें सफिशिएंट फ्रिक्शन है मान लो, तो ओमेगा क्या होगा? यानी ये जो रॉड है इसको हमने ऐसे ग्राउंड पे रख दिया है ना, ग्राउंड पे रख दिया ऐसे, ये ग्राउंड है और ये रॉड को ऐसे रख दिया और इसको सपोज हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दिया, जैसे ये रॉड हो गया हल्का सा टिल्ट करके छोड़ दिया, है ना, तो ये गिर जाएगा। तो गिरेगा जब जमीन को हिट करेगा या जमीन को हिट करने के ठीक पहले, व्हाट इज द ओमेगा? So this omega that is being asked is just before striking the ground. This omega just before striking ground. Third question. This is mu is equal to 0. तो इसके में भी यही क्वेश्चन है, ओमेगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड। चलो, तीन क्वेश्चंस लगभग सिमिलर है, तीनों में रॉड का नीचे गिरना है, थोड़े थोड़े अलग है, कहीं पे वर्टिकल से वर्टिकल है तो कहीं पे वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल है, और उसके अंदर कहीं पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है, यानी कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, और इसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, इस वाले नो फ्रिक्शन। तीन अलग अलग केस, क्वेश्चन सिमिलर है, फाइंड आउट ओमेगा एट सम पॉइंट। फर्स्ट में क्या हुआ है, देहम इज आस्किंग, फर्स्ट में कुछ नहीं, यहाँ पे पिन किया हुआ है ऐसे करके, तो अगर मान लो इस पॉइंट पे पिन किया गया, लेट्स से देखो ऐसे करके पिन किया गया और ये घूम रहा है ऐसे करके, तो इसको साइड से देख रहा हूँ, अब देखो फ्रंट से देखो ऐसे घूम रहा है, तो घूमते घूमते कभी ना कभी नीचे पॉइंट पे आएगा, तो जिस वक्त नीचे पॉइंट पे होगा ना उस समय उसका ओमेगा क्या है। तो क्वेश्चन वन क्वेश्चन एट ए टाइम। कुछ कुछ आंसर आने लगे, रूट अंडर 6g/L, जसराज, पार्थ, ध्रुव शर्मा, नहीं लेकिन ध्रुव शर्मा का 3g/L, अच्छा वो सेकंड का आंसर, ठीक है, क्वेश्चन 2 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। पहले वाले का ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया √6g/L। देखता हूं, पहली बात तो इसमें एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे सेंटर मास है और वो सेंटर मास यहाँ से घूम के यहाँ, तो रिडक्शन इन पोटेंशियल क्या होगा, अगर रॉड का एल है तो ये L/2 है, यानी अगर इसको रेफरेंस लो तो L/2 ऊपर था और अब L/2 नीचे आ गया, यानी ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgl। तो इस केस में क्या होगा, ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसमें तो IOR है, इसमें यही IOR है, तो उसी के अबाउट कर लो, तो इन दैट केस क्या होगा, हाफ ml²/3 into omega square, यानी ओमेगा डेफिनेटली विल बी इक्वल टू √6g/L। एक m कैंसिल हो जाएगा, एक l कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 6g/L, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। ये तो इसका हो गया ओवर, ठीक है। इसमें भी सिमिलर है, इसमें क्या हो रहा है देखो कि ये सेंटर ऑफ मास है और वो यहाँ पे आ रहा है, तो ड्रॉप इन पोटेंशियल जी इस बार mgl था, इस बार हो जाएगा mgl/2, बस इतना ही फर्क, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा है, इसलिए जैसे मैंने बोला कि ये IAOR है, इस केस में भी यही है, ये भी IAOR है, वैसे इंस्टेंटेनियस भी नहीं है, तो इनफैक्ट फिक्स्ड है, पर चलो कोई नहीं, अब जिस वक्त मैं निकाल रहा हूं उस वक्त का तो एक्सिस है ना, तो लेट्स कॉल दिस ओनली एज IAOR। हाँ, वैसे ये फिक्स्ड एक्सिस है, IOR स्ट्रिक्टली नहीं है, इन द सेंस कि IOR जनरली हम लोग इंस्टेंट के लिए लेते हैं, बट ये हर इंस्टेंट के लिए, ऑल इंस्टेंट के लिए, ये भी ऑल इंस्टेंट के लिए, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू अगेन, क्योंकि स्लिप नहीं कर रहा तो इसको IOR ले लिया, तो यही आएगा 1/2 ml²/3 into ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा आ गया √3g/L, ठीक है ना।
अर्णव इज आस्क्ड कि अगर मान लो मैं क्वेश्चन 1 में डीएम ले लेता हूँ, डीएम और फिर पूरा इंटीग्रेशन करके एनर्जी कंजर्वेशन करता हूँ, तो क्या क्या होगा ना? इन दैट केस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू बेसिकली इज कि वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने कैलकुलेशन कर रखा है उसको तुम रीडिस्कवर करना चाह रहे हो, दोबारा करना चाह रहे हो इंटीग्रेशन के थ्रू. सो दिस वी कॉल जनरली एज रीडिस्कवरिंग द व्हील. भाई व्हील डिस्कवर हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, अब दोबारा डिस्कवर मत करो. दैट वुड बी सम काइंड ऑफ टाइम वेस्ट. वो जो इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो दैट इज नथिंग बट इनडायरेक्टली calculation of moment of inertia and then going ahead and finding out the energy. जरूरत क्या है? moment of inertia तो हमें ऑलरेडी पता है, corner के about ml square by 3 है, so why should we try to do that? क्या पूछा किसी ने? हाँ, क्या पूछा किसी ने? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था कि यहाँ पे dm लेके अगर मैं इंटीग्रेट करके एनर्जी निकालूं, काइनेटिक एनर्जी, तो मैं कह रहा हूँ क्यों निकालोगे? वो जो इंटीग्रेशन है वही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या नहीं? क्योंकि अगर इस यहाँ से इंटीग्रेट करो तो मान लो डीएम मास x डिस्टेंस दूर, तो उसका मास क्या है? डीएम, यानी हाफ डीएम इनटू ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर. अब डीएम को कैसे लिखोगे ना? x m by l इनटू dx. अब बताओ क्या आएगा एनर्जी ना? dx x स्क्वायर dx और m तो आ ही रहा, तो दैट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला एक्सप्रेशन आएगा, तो ये आएगा फाइनली, ये इंटीग्रेट करके काइनेटिक एनर्जी. तो क्यों इंटीग्रेट करो, है ना? बोले अच्छा इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था. अच्छा चलो ठीक है, अब तो देख लिया मैंने, बता दिया कैसे इंटीग्रेट करना है. आई होप नाउ यू विल बी एबल टू गेट इट. बट सेम आंसर आएगा, व्हाई टाइम वेस्ट. अच्छा एनीवे दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वन. इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है. थर्ड का आंसर दो, अगर पहले भी दिया हुआ है तो फिर से दो, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे मैसेज आ गया, वो ढूंढना मुश्किल होगा. थर्ड का आंसर दो. व्हाट इज द ओमेगा जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. गो अहेड. सोमेश आज की पहले वाले में mgl क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रेफरेंस लेते हो ना, तो अभी पोटेंशियल एनर्जी है mgl by 2 और बाद में हो गया माइनस mgl by 2, क्योंकि रेफरेंस से नीचे है ना, रेफरेंस से नीचे ये l by 2 ऊपर है और ये l by 2 नीचे है, तो डिफरेंस तो mgl हुआ ना, इसलिए mgl. पर सेकंड में ऐसे नहीं हुआ. सेकंड में देखो l by 2 से 0 हुआ, तो l by 2 का ही तो चेंज हुआ. इसे देखो सेकंड में mgl by 2 है, इसमें देखो mgl है. हर क्वेश्चन का अपना ट्रीटमेंट, जैसे जैसे डेटा है. अच्छा सेकंड का आंसर 2 under root of g by l. Okay, that's the first question that I've answered that I got. इस केस का आंसर 2 under root of g by l. एक आंसर आ चुका है, अभी और कोई आंसर आया नहीं है. I'm just waiting. फर्स्ट का तो लगभग सबने करेक्ट आंसर दिया. चलो थर्ड का भी कोई आंसर और आ नहीं रहा. ओनली अंश हैज गिवन द आंसर. तो चलो नाउ लेट मी ट्राई. Dhruv Sharma is also given, and that is root under 3gl by 2. Okay, अलग आंसर है. चलो लेट मी नाउ स्टार्ट. इस बार पता है एक चीज इंटरेस्टिंग होगा, एंड दैट इज बीच में क्या हो रहा है. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग एंड आल्सो अ लिटिल बिट ट्रिकी. कैसे ना? इस केस में देखो fx is equal to 0 at all instants. क्यों? फ्रिक्शन तो है नहीं भाई. x के x एक्सिस का अलोंग फोर्स कौन दे सकता है? फ्रिक्शन. क्योंकि जो बाकी फोर्स है वो mg और नॉर्मल एक्शन. तो mg और नॉर्मल एक्शन तो वर्टिकल यानी y एक्सिस में होगा. प्लस होगा माइनस होगा, वो छोड़ो, होगा तो y के अलोंग. तो x के अलोंग कौन फोर्स दे सकता था? वो है फ्रिक्शन, और कोई नहीं देने वाला, और वो 0 है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं. Therefore, the center of mass cannot displace along the x-axis. So the center mass, therefore the center of mass has to
travel along y axis. उसके एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट का कोई चांस नहीं। अभी तक एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में अगर देखोगे तो ये देखो, तो यहां से यहां देखो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेस हुआ है सेंटर मास। क्यों डिस्प्लेस हुआ है? क्योंकि पिन या हिंज जहां पे है ना, ये वाला, वहां पे उसको एक्स के अलोंग फोर्स मिल रहा है। और अगर दूसरा वाला केस देखते रॉड, ये देखो सेंटर मास यहां चला गया, इसमें भी एक्स का डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कहां पे? यहां। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, इसलिए सेंटर मास नहीं चल सकता। देयरफॉर पता है क्या होगा? अभी ये रॉड का है ना, ये सिचुएशन मैं इसको डिटेल में ड्रॉ करना चाहूंगा। देखो ये रॉड है, अभी थोड़ी देर बाद देखना रॉड ऐसे हो जाएगा, लेकिन सेंटर मास देखो पहले रॉड का यहाँ पे था, लेट से अब यहाँ पे। थोड़ी देर बाद देखना ऐसे हो जाएगा। It will difficult to draw, but I hope you are going to get the essence of what I'm trying to say. ये देखो सेंटर मास, उसके थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो these are different orientations, लेकिन देख लो सेंटर मास वही वर्टिकल लाइन में ट्रैवल कर रहा है, और लास्ट मोमेंट में जो बनेगा बिल्कुल बिफोर स्ट्राइकिंग आई मीन द ग्राउंड, वो बनेगा ऐसे। नहीं से आपने तो रॉड को लेंथ में बड़ा कर दिया। अब वो तो देखो हैंड ड्रॉन पिक्चर है, वो सब अपने आप समझ जाओ, दैट्स ओके। हमें यहाँ पे इतना था, यहाँ पे इतना हो गया, तो स्ट्रेट कर देता हूँ, है ना? ये तो ठीक। This is what the situation will be of the rod just before striking. This is just before striking. यानी अगर मैं पूछूंगा just before striking एनर्जी क्या क्या है, तो इसके दो एनर्जी होंगे। एक तो इसका सेंटर मास कुछ v वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, और ये रॉड भी कुछ v वेलोसिटी से नीचे आ रहा होगा, और ये रॉड ओमेगा से भी घूम रहा होगा, ये रॉड ओमेगा से भी घूम रहा होगा। ठीक है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, जस्ट बिफोर द रॉड स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जरा इस पॉइंट को देखो, just before striking क्या होगा? this point is at rest. इनफैक्ट पता है क्या, कि अगर इसका कोलिजन इलास्टिक होगा तो इसका मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। पता है कैसे होगा? ऐसे होगा, जरा ध्यान से देखो। अगर कोलिजन इलास्टिक होगा, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, नो एयर रेजिस्टेंस, नो लॉसेस, तो पता है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मोशन होता है। कैसे होगा? ये देखो ऐसे। कैसे होने वाला? फॉरएवर चलता जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला। इन ए मैनर that the center of mass never travels along the x-axis. It will only travel along the y-axis. तो इसलिए क्या होगा? ये वर्टिकल है, अभी देखना थोड़ी देर बाद ये ऐसे होके यूं हो गया। सेंटर ऑफ मास सिर्फ नीचे आया, फिर दोबारा क्लाइंब करेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, आठवीं बार, इस तरीके से मोशन चलने वाला। यानी अब एक काम करो, इसके इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखो, जो सो कॉल्ड जमीन को टच कर रहा है, उस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखो। एक्चुअली बड़ा रॉड होता तो अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास इससे बड़ा और कुछ है नहीं, होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो ढूंढना पड़ेगा, इसलिए इसी से समझ जाओ। देखो जरा लोएस्ट पॉइंट को फोकस करो, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये देखो शिफ्ट कर रहा है, ये देखो अभी भी चल रहा है, ये अब एक्सट्रीम पॉइंट पे चला गया। इसके बाद ये उल्टा रिटर्न करेगा थोड़ी देर बाद। यानी जिस वक्त ये रॉड जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक है, उस समय वो लोएस्ट पॉइंट जो कांटेक्ट में है, वो क्या हो रहा है? शिफ्ट होते होते अपने आखिरी पॉइंट पे, इसके बाद रिटर्न शुरू होगा। यानी उस मोमेंट पे
उसका बॉडी, उस पॉइंट का जो है ना बॉडी जो है वो उस बॉडी का पॉइंट है वो रेस्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट है वो शिफ्ट कर रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो यानी वो जो एंड पॉइंट है वहां पे तो रेस्ट पे होगा ना। यानी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है क्या, कि ये वाला पॉइंट रेस्ट पे होगा, ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट। और इससे एक बहुत बड़ा फायदा है, पता है क्या फायदा है, कि अगर इसके वेलोसिटी v और ओमेगा ये है, और अगर इस पॉइंट को p कह दो, तो उस समय जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p क्या होगा, माइनस वी जे का, और ओमेगा तो ऐसा है तो इसका ऐसे होगा प्लस ओमेगा इंटू एल बाई 2 जे का, और वो हो जाएगा 0। तो यानी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग क्या होगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, नाउ एनर्जी कंजर्वेशन, यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप mgl by 2 is equal to sum of two kinetic energies, half mv square plus half I ओमेगा। तो ओमेगा क्या होगा ना 2v by l। क्या पूछा था, ओमेगा पूछा था, v पूछा था, अच्छा ओमेगा, चलो कोई बात नहीं, v निकाल लिया तो ओमेगा बाद में निकाल लिया, तो ओमेगा की टर्म से लिख लो, ऐसे बात एक ही है। तो mgl by 2 आ गया, ये हो गया हाफ mv स्क्वायर, और 12 है 4 3 6 1/6 प्लस 1/2 है ना, 2/3 कुछ ऐसे आ। तो एनीवे तो m तो खैर कैंसिल हो जाएगा, यानी gl इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो gl अगर हो जाएगा तो इन दैट केस में 2 से मल्टीप्लाई करो तो m से डिवाइड भी कर दो पहले, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये तरफ v स्क्वायर इनटू 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है 4/12 is 1/3 4/3, यानी v इज इक्वल टू आ गया 3/4 gl का अंडर, और ओमेगा हो गया 2v by l, है ना। तो 2v by l के वजह से क्या होगा ना, ये g by l हो जाएगा, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2v by l, है ना। इससे पता चल रहा है 2v by l, तो 2 से कर दो 2 4 खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3g by ये आंसर, अंडर रूट ऑफ 3g by l। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर करेक्ट है। आदित्य माथुर ने 3g by आंसर दिए हुए, आई होप इट इज फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। जसराज सिंह के तो सेम आ गया तो क्या किया जाए कि ना सेम आ रहा है, हम नहीं मानेंगे, हाँ? जो आ रहा है वो आ रहा है ठीक है ना। अच्छा, in the meanwhile there are some questions also. Deham has asked कि एक बारी just before striking equal to 0 वापस बता दो। देखो उसको थोड़ा सा विजुलाइज करो, थोड़ा फील करो, क्योंकि ये थोड़ा फीलिंग वाला मामला है। कैसे ना, अगर तुम लोएस्ट पॉइंट को देखते हो तो देखो क्या हो रहा है उसका, वो शिफ्ट कर रहा है, आखिरी पॉइंट ये हो गया जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला ये रेस्ट पे आया और फिर उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले क्या हुआ, ये देखो कैसे जा रहा है, हो गया स्ट्राइक कर गया, अब वापस आएगा। तो उस मोमेंट के लिए जाते जाते रुका और वापस आया, तो उस मोमेंट पे तो रेस्ट पे होगा, है ना। तो वो पॉइंट पी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग क्या होगा, रेस्ट पे होना चाहिए। तो मैं उसका फायदा उठाऊं, ये देखो पॉइंट पी के वेलोसिटी को मैंने टेक्निकली लिख दिया v और ओमेगा एल, तो v माइनस वी जे कैप और ओमेगा इंटू एल बाई 2 जे कैप, यानी ये 0 कर देता हूं, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2। तो देखो v इज इक्वल टू ओमेगा एल बाई 2, दैट्स द रिलेशनशिप दैट वी आर गेटिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। सो मैं आज की पिछले वाले में आपने हाफ एम स्क्वायर क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि याद करके देखो मैंने कल समझाया था कि अगर तुमको रोटेशनल का टोटल एनर्जी निकालना है तो ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशन एनर्जी ऐड करके आता, तो उसका फॉर्मूला है हाफ एम वीसीएम का स्क्वायर प्लस हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज वन वे।
लेकिन अगर तुमको कहीं किसी क्वेश्चन में पिन हिंज वगैरह इस टाइप का मिल जाता है, फिक्स्ड पॉइंट वगैरह, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन IOR मिल जाता है, इन दैट केस कर लेना हाफ IAOR के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमने वो किया पिछले बार, ठीक है ना। इस बार हमने सेंटर ऑफ मास वाला निकाला प्रॉपर तरीके से, दैट्स द डिफरेंस, ठीक है ना। चलो, सो लाइक वी हैव डन दिस पार्ट नाउ। अब मैं काम करता हूं, अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर मान लो किसी एंगल पे निकालना है तो क्या करें, देखते हैं। तो मैं इसके लिए काम करता हूं, मैंने कुछ वैल्यूज दे देता हूं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना। तो सपोज ये रॉड 10 मीटर का, ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है ना, ये 10 मीटर। तो क्वेश्चन इज दैट ये स्लिप करना स्टार्ट करता है, म्यू इज इक्वल टू 0। सपोज म्यू इज इक्वल टू 0, तो थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएगा कि कुछ इस तरीके का, तो बाकी समझ जाओ। मान लो इसका एंगल हो गया 53 डिग्री, इस समय इसका ओमेगा बताओ। तो यानी क्वेश्चन इज फाइंड ओमेगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। देखो ये जो रॉड है इसका थीटा भी 90 डिग्री है। मैं अगर रॉड के साथ ग्राउंड का एंगल को थीटा मानता हूं तो 90 डिग्री से ये हो जाएगा 80, 70, 60, 50 करते 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 0, फिर 10, 20, 30, 40 करते करते 90, फिर 80, 70 करते करते 0 एंड सो ऑन। तो मैं पूछ रहा हूं बीच में कभी ना कभी एंगल 53 डिग्री हुआ होगा, उस समय इसका ओमेगा क्या हो रहा होगा? गो अहेड। सोम, तुमको मैंने आंसर कर दिया था, वो पिछले वाले में मैंने हाफ एम स्क्वायर क्यों अलग से ऐड नहीं किया, समझ में आ गया ना। अगर IAOR वाले से निकाल रहे हो टोटल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAOR इनटू ओमेगा स्क्वायर, इन दैट केस हाफ एम स्क्वायर का जरूरत नहीं पड़ता, वो उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है। बल्कि कल तो नहीं, शायद कल ही शायद हमने डिराइव भी तो किया था कि IAOR के अबाउट अगर निकाल रहे हो तो एक ही टर्म से आंसर आएगा, फिर दो टर्म नहीं होगा। ये तो समझा था। ठीक है, सोमेश आज के पहले वाले में MGL पहुंचे, मैंने आर्यन जैन से इसकी अंडरस्टूड, ठीक, दैट्स ओके। हाँ जी, आपको क्लिक करो इसको। Okay, I've got the first answer, that is from Dhruv Sharma, and that is root under 9g by 5l. Okay, यहाँ पे सबसे क्रिटिकल बात पता है क्या है? सबसे क्रिटिकल बात है वो V और ओमेगा को रिलेट कैसे करूं, अदरवाइज दो वो आ जाता है वेरिएबल। तो एक आंसर, सॉरी एक इक्वेशन तो आएगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो अभी अगर सेंटर मास देखते हो तो क्योंकि रॉड का लेंथ 10 मीटर तो सेंटर मास 5 मीटर। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ
1 मिनट करना है सर। अच्छा अच्छा, मैं से जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। और अभी सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे है? तो ये अगर ये 5 हुआ, ये होगा 5 sin 53, तो sin 53 तो 4/5 है, यानी 4 मीटर, यानी इनिशियली 5 मीटर हाइट पे था और बाद में 4 मीटर हाइट पे। तो देयरफॉर ये जो रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट विल बी ड्यू टू 1 मीटर हाइट। तो mgh यही काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होगा, चेंज होगा, यानी mgh ये हो गया रिडक्शन इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में इस बार दो टर्म्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो v भी होगा, v मतलब जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और एक ओमेगा भी होगा। ठीक है, चलो ओमेगा तो ड्रॉ ऑलरेडी किया हुआ है। इसका इंपॉर्टेंस है, बताता हूँ। तो इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 12, है ना? तो l स्क्वायर तो 100 है, तो 100 m बाई 12, 100 m बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब रह गया v और ओमेगा का रिलेशनशिप। ठीक है, एक चीज जरा देखो इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि अगर तुम, ये तो सेंटर है, अगर तुम ओमेगा एल देखते हो तो क्या होगा ना, ये हो जाएगा ओमेगा एल बाई 2, यानी ओमेगा एल बाई 2 यानी 5 ओमेगा। यानी सेंटर का वेलोसिटी ये आ गया, ये हो गया 5 ओमेगा। और एक चीज देखो जरा, ये 53 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री हो। यानी अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाता हूं, तो क्या क्या आएगा? एक आएगा ये वाला, विच इज 5 ओमेगा स्पीड का 37 डिग्री का कॉस कंपोनेंट, तो 5 ओमेगा इनटू cos 37 is 4/5, तो यानी हो जाएगा 4 ओमेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे sin 37 यानी 3 ओमेगा। 3 ओमेगा क्या है? 3 ओमेगा इज द मैग्नीट्यूड of the y component of the velocity contribution due to omega l by 2. है ना? ओमेगा r, तो r बोलते क्या है ना, ये तो पूरा 10 मीटर का रॉड है, तो r बोलते 5 मीटर है, तो इसलिए ओमेगा r ऐसे हो गया 5 ओमेगा वेलोसिटी, और उसको कंपोनेंट कर दिया क्योंकि ये cos 37 होगा, तो ये एंगल हो गया 37 डिग्री, उसको cos कंपोनेंट। अब जरा देखो एक चीज, ये जो पॉइंट P है, ये घसीटेगा ऑन द ग्राउंड, देयरफॉर पॉइंट P का कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगा। यानी अगर मैं पॉइंट P का वेलोसिटी बनाऊंगा तो पता क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P आएगा माइनस, अगर इसका वेलोसिटी v है, माइनस v j कैप प्लस 3 ओमेगा j कैप माइनस 4 ओमेगा i कैप। तो जरा j कैप का हिसाब करो, यानी माइनस 4 ओमेगा i कैप प्लस 3 ओमेगा माइनस v j कैप, लेकिन ये 0 होना पड़ेगा, यानी रिलेशनशिप आ गया इस बार v इज इक्वल टू 3 ओमेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम एनर्जी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, है ना? अब हम क्या लिखेंगे? 10m इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, तो v की जगह लिख दो 3 ओमेगा, यानी 9/2 m ओमेगा स्क्वायर, 9/2 m ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो गया 25/6 ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर, 4 से 3 2 6 और ये ठीक यही है। तो m तो चलो कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू 6 3 27 प्लस 25 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 27 प्लस 25 52 by 6, तो 26 by 3 30 by 26, यानी
ओमेगा आ गया अंडर रूट ऑफ 30/26 रेडियन पर सेकेंड। मेरे कैलकुलेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लेना, बाकी तो मैंने कर ही दिया। एक बार देख लो। ओके, कई सारे आंसर आए इसका। ध्रुव शर्मा 9g/5l, ना वो तो नहीं है। अंश अग्रवाल पहले दिए थे √124g/133, हो रहा है क्या? नहीं सॉरी, 30/26 नहीं, 30 बाई आई थिंक क्या आ गया था, 60 बाई दिस थिंग, यानी 15/30 ना, तो आंसर भी होगा 60/52 है, 15/30 आंसर जितना हो सके, है ना। सानिया रावत has itself got the right answer। अब अंश अग्रवाल ने भी दूसरे अटेम्प्ट में सही कर दिया। कृष्णा अगर अपना चेक कर लो, देहम आदित्य माथुर भी नहीं हुआ, अंश अग्रवाल के पहले अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, हमने काफी हद तक कर लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। यानी किसी बीच की वक्त पे, जैसे एक एंगल दिया मैंने 53, अब ये तो इसलिए क्योंकि एंगल थोड़ा आसान है, नहीं तो कोई और एंगल होगा तो रूट वोट कुछ कुछ आता रहता है, तो इसलिए 37 और 53 में कैलकुलेशन थोड़ा सा इजियर हो। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या आ गया, कैलकुलेशन के हिसाब से ओमेगा आ गया 15/13, ठीक है। चलो ठीक है, आज तो रामा सर नहीं है, लाइक ही इज नॉट वेल राइट नाउ, तो देयरफॉर आज का जो नेक्स्ट क्लास है वो भी फिजिक्स ही है, ठीक है ना। तो जस्ट टेक ए ब्रेक एंड वी विल गैदर अगेन टुडे, फाइन। चलो अभी के लिए बाय बाय Thank ओके बेटा, तो टेक ए ब्रेक। सर 9:35 पे शुरू कर लेना, थोड़ा लेट हो गया, 9:40 पे कर लेना। कोई बात नहीं, 9:35